अद्विका सोच में पड़ गई थी। उसे रितेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह उसे इतना फोर्स क्यों किए जा रहा था? क्या वजह थी इसके पीछे? इन हाई प्रोफाइल ऑफिस के बारे में वो अभी कुछ नहीं जानती थी। कहीं वो उनके किसी ट्रैप में ना फंस जाए, या वो अकड़ू अद्वैत कोई प्लान ना बना रहा हो। इस वक्त अद्विका के दिमाग में सारे उटपटांग ख्याल आ चुके थे। उसे समीर से इस बारे में पूछना होगा, मगर अभी उसे हॉस्पिटल जाना था। वह उस बात को किनारे कर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। 25 मुंबई से बाहर एक जगह पर अद्वैत ने गाड़ी रोकी। उसने अपना कोट गाड़ी में ही छोड़ा और बिना चश्मा लिए सामने के गेट की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त बोर्डिंग स्कूल के सामने खड़ा था, जहाँ का गार्ड उसे सलाम करने लगा। जैसे वो लगभग यहाँ आता था, उसने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। आइए साहब। वो बिना भाव के ही कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ हरियाली वाली खुली जगह पर बड़ी सी इमारत में बनाई गई वो स्कूल अद्वैत के चेहरे के हाव भाव बदलने में पूरी तरह सक्षम थी। वो जब भी यहाँ आता, तब उसका गुस्सा या ईगो उसके साथ नहीं आता। वो अकेला ही आता था यहाँ, पर जाते वक्त बहुत सा दर्द लेते जाता था। जाने कौन सा जुड़ाव था उससे यहाँ का। वो आंखों में उम्मीद और एक अलग किस्म का एहसास लिए प्रिंसिपल ऑफिस जाने को डोर खोलता, उससे पहले ही पियोन ने उसे रोका। रुकिए, मुझे पहले सर को इन्फॉर्म करना होगा, वो जरा कड़क आवाज में बोला। अद्वैत, जिसे कोई नहीं रोक सकता था, सिर्फ इस जगह पर अपना हाथ पीछे खींच लेता था। वह इंतजार करता, इधर उधर घूमने लगा। पियोन कुछ देर बाद आया और बोला, सॉरी सर, सर अभी आपसे नहीं मिल सकते। उन्हें कहिए कि। उसका गुस्सा जो शांत था, अचानक जाग उठा। जी, कहा मैंने कि अद्वैत सर आए हैं। पियोन उसकी बात काट कर बोला, हटो यहाँ से। वो भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अद्वैत अब दंदनाता हुआ ऑफिस में गया, तब उसकी नज़र अंदर बैठे एक शख्स से जा टकराई। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर भी औपचारिकता के लिए कुर्सी खींचकर बगल में बैठ गया। आप आज उससे नहीं मिल सकते, प्रिंसिपल ने कहा। आपने लास्ट मंथ भी यही कहा था सर, वह गुस्से में भी दबी आवाज में बोला। आप तो समझते हैं ना, इस मैटर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट मंथ मिलने आ सकते हैं। प्रिंसिपल उससे सहमा हुआ था, जिस वजह से विनती करता हुआ बोला, बट सॉरी मिस्टर अस्थाना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल ने लाचारगी दिखाते हुए कहा। तो अद्वैत बिना कुछ बोले ही ढेर सारा गुस्सा लिए बाहर निकल गया। वहीं पीछे मौजूद शख्स के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ चुकी थी। अद्विका ने रात को ही समीर से बात करने की कोशिश की थी कि कहीं उसने उसकी दोबारा सिफारिश तो नहीं की, पर उसके साफ मना करके उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। बल्कि खुद समीर को भी जानकर हैरानी हुई कि रितेश ने उसे फिर से मिलने बुलाया। फिर जाने क्या सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गई थी। संजना और सुहाना को उसने यहीं रुकने का कहकर सोच में डूबा छोड़ दिया। हे भोलेनाथ, मुझे वापस बुलाना कहीं आपका ही तो इशारा नहीं, क्योंकि समीर ने कहा था कि अस्थाना इंडस्ट्री से जो कोई एक बार निकल गया, उसके दोबारा आने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो लिफ्ट में खुद से बातें करते हुए बोली। इतने में दरवाज़ा खुलते ही सामने अद्वैत के होर्डिंग को देखकर खुद को खड़ा किया। जो भी हो, इस एटीट्यूड के शोरूम ने तो नहीं बुलाया होगा। मेरी मजबूरी ना होती और बात सुहाना की ना होती, तो मैं इस बारे में सोचती ही नहीं। खैर, अब जब आ ही गई हूँ, तो इस मिस्टर को लाइन पर लाकर ही छोड़ूंगी। वो ऑफिस में दाखिल हो चुकी थी। उसे दोबारा सब देखकर हैरान थे, क्योंकि वो पहली थी जो इतनी बात बढ़ने के बाद यहाँ मौजूद थी। वो भी पूरी अकड़ में चली जा रही थी, क्योंकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। सामने समीर मिल गया था। आज ऑफिस नॉर्मल सा नज़र आ रहा था, जैसे वहाँ सच में इंसान रहते हों। नहीं तो कल सब कठपुतली के जैसे लग रहे थे, जिसकी डोर अद्वैत के हाथों में थी। अरे, वो हिटलर नहीं है क्या आज? वो समीर से बोली। चुप, धीरे बोल। क्यों, नहीं है क्या? नहीं सर, आए नहीं। 25 है ना आज, तो क्या हुआ? खैर, मुझे क्या, अच्छा ही है। हाँ, तेरा लकी अच्छा है जो यहाँ वापस बुलाई गई है। और दूसरा, सर भी आज नहीं आए। तो क्या सोचा तुमने? समीर ने पूछा। जॉब की ज़रूरत तो है ही मुझे। हाँ, मैं भूली नहीं जो मेरे साथ हुआ। पर रितेश सर ने खुद आकर बुलाया और माफ़ी भी मांगी। अब देखती हूँ वो चिपकू रितेश सर क्या कहेंगे।
अद्विका ऑफिस में नजरें दौड़ाती हुई बोली। सुन, तुझे एक बात बतानी थी। हाँ बोल। वो रितेश सर और मैं। इसके पहले ही रितेश आ चुका था और अद्विका को अपने केबिन में आने को कहा। मिस अद्विका सिट। उसने उसे कुर्सी ऑफर करते हुए कहा। तो आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? उसका सीधा सवाल था। सॉरी, बट क्या मैं इतनी मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ, या आपके खड़ूसबाज की कोई चाल? उसकी बात खत्म होने से पहले रितेश हंसने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यह कोई ड्रामा कंपनी नहीं है जो यहाँ पर कोई चाल चली जाए या आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाए। तो फिर? जितना मैंने कल आपको जाना, यह पता चला कि आपको जॉब की ज़रूरत है और मुझे इस जॉब के अर्जेंटली एक कैंडिडेट की। मैं ही क्यों? क्यों नहीं? इनफैक्ट कल अगर वो सब नहीं होता तो आप बिना तमाशे के यहाँ फाइनल हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, वो तमाशा आपके बॉस ने किया था। वो लड़ने के लिए तैयार ही रहती थी। हाँ, सर ने गलत किया था। उनकी तरफ से आई एम सॉरी। वो उसे घूरने लगी। साधारण शकल सूरत वाला बंदा था वह, जिसकी आंखों में उसके लिए बिनती साफ नजर आ रही थी। वो भी अद्वैत के अत्याचारों का भोगी लग रहा था, जो उसे डिफाइन करते करते थक चुका था। मगर उसकी बातों में झूठ या कोई जालसाजी नहीं दिख रही थी। न जाने क्यों, पर अद्विका का दिल यहाँ रुकने के लिए हाँ भरने को तैयार हो गया। आगे अगर कभी कुछ होता है तो रितेश को आड़े हाथों ले लेगी वो। फिर समीर भी तो है। सबको छोड़ो, अद्विका अकेली काफ़ी थी अद्वैत से उलझने के लिए। उसने कुछ सोचकर हामी भर दी और कुछ बोलने को हुई। उससे पहले ही रितेश बोला, मैं यहाँ तभी काम करूँगी जब आपके बॉस मुझसे माफ़ी मांगे। यही कहने वाली थी ना? बॉस की मन की बात समझ चुका था, क्योंकि उसने उसे जाने से पहले जिस रूप में देखा था, उसे मालूम था वो इस तरह तो नहीं आएगी। पर यह मुमकिन नहीं हो सकता। वो बहुत सीरियस है अपने प्रोफेशन को लेकर। यहाँ उनकी मर्जी के बगैर बाहर की हवा भी नहीं गुजर सकती। मैं भी अपने लेवल पर कोशिश करके आपको रख रहा हूँ। आप बस अपने काम का 100% दीजिए। यकीन मानिए, फिर सर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने उसे मनाने की हर कोशिश करते हुए कहा था। मगर फिर कभी वैसा हुआ तो? मुझे नहीं मालूम मुझसे क्या हो जाएगा। बदले में वो सिर्फ मुस्कुराया था। आप अभी से ज्वाइन कर सकती हैं। रितेश ने उसे ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करने के लिए कहा, तो वह मनी मन भोलेनाथ की सोचने लगी कि अब कुछ गलत ना हो और वो बिना तमाशे के यहाँ काम करे। वो काबिल थी, बस अद्वैत उससे फिजूल में ना टकराए। फिर तो वह अपनी जगह बनाने में जी जान लगा देगी। रितेश ने भी चैन की सांस ली। हालांकि वो अद्वैत के आगे होने वाले रिएक्शन के लिए तैयार था। अद्विका उठकर जाने लगी तो रितेश ने यूं ही पूछ लिया, आपकी फ्रेंड ठीक है? उसने सवाल किया था। वह देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रितेश उसी मगरूर इंसान का असिस्टेंट है जिसमें मैनर्स नाम का एक एम भी नहीं है। फिर जज्बात जैसे भारी शब्दों से तो उसका कोई वास्ता ही नहीं होगा। थैंक यू, वो ठीक है। अद्विका आज अच्छे से मन से इस जगह से जा रही थी, वो भी सिर्फ रितेश की वजह से। वहीं रितेश अपने काम में ही बड़बड़ाया। जानता हूँ सर के आने पर वो अपनी सारी भड़ास मुझी पर निकालेंगे, पर ना जाने क्यों कुछ तो बात ज़रूर है इसमें। वरना आज तक सभी लड़कियों को अद्वैत सर के सामने या उनके साथ काम करने के लिए हमेशा हाँ में हाँ मिलाते ही देखा है। और दूसरी तरफ यह है जो किस तरह उलझ गई थी। मुझे ये लड़की सही लग रही है, आगे के लिए भी। जैसे यही है जो सर को संभाल पाने की हिम्मत रखती है। वो सोचता हुआ चाबी उठाकर चल दिया। उसे अद्वैत को लेने भी जाना था। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत खुद गाड़ी ड्राइव करके आ चुका था। अपने कंधों पर कोट लादे वह बेहद गुस्से में आया था और गेट पर ही उसे फेंक दिया था। सिक्योरिटी के लिए खड़ा गार्ड उसे ऐसे देखकर घबराहट से पसीना पसीना हो गया था। मालाबार हिल, जहाँ शहर के तमाम रईसों के बंगले बने हुए थे, वहीं उनमें कुछ दूरी पर अद्वैत का घर था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे आसपास में अद्वैत ने सारी जगह पर अपना हक जमाने के लिए उस एरिया पर अपना कब्जा किया था और एकांत की जगह चुनकर यहाँ अपना आशियाना बनाया था। अद्वैत का घर किसी महल से कम नहीं था। एंटर होने के लिए बड़ा सा दरवाज़ा जो अद्वैत को देख कर ही खुलता था। बड़े से हॉल में महंगे से सोफे पड़े थे।
दोनों तरफ से ऊपर की तरफ जाती घुमावदार सीढ़ियाँ उसे रॉयल लुक देती थीं। ऊपर जाने वाली दीवार पिक्चर वॉल थी, जिस पर ढेर सारी पेंटिंग्स और एग्जीबिशन से लाई गई यूनिक तस्वीरें लगाई हुई थीं। वहीं दोनों सीढ़ियों के बीच की दीवार पर अद्वैत की बड़ी सी तस्वीर लगाई हुई थी, जिसमें वो सूट बूट पहना थोड़ा आगे की तरफ झुककर खड़ा था, जैसे वो तस्वीर ना होकर सच में वही था। हॉल की दूसरी तरफ उसका पर्सनल बार बनाया हुआ था, जहाँ महंगी शराब की बोतलें सजाई हुई थीं। उसकी दाईं तरफ एक दरवाज़ा था, जो बाहर लॉन की तरफ खुलता था। कुल मिलाकर उसके घर की हर चीज़ कीमती और आलीशान थी, जो उसकी बेशुमार रईसी को चीख चीख कर बयान कर रही थी। मगर इस बंगले में उसका कोई अपना नज़र नहीं आ रहा था, बस उसके घर की देख रेख के लिए रखे गए स्टाफ के सिवाय। वो आया तो उसे पानी का गिलास देने वाला सर्वेंट कांपते हाथों से उसके सामने ट्रे लेकर खड़ा हो गया। अद्वैत ने गिलास लिया और एक झटके में उसे अपने हाथों में ही तोड़ डाला था। वहाँ मौजूद हर सर्वेंट स्टाफ शेयर कर रह गया। तुम सबकी छुट्टी है आज के लिए, तुम सब जा सकते हो। वो आंखों में अंगारे लिए तेज आवाज में गरजा और बार की तरफ बढ़ गया। बाकी सभी अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने के लिए किसी तीर की तरह भाग छूटे। अद्वैत को बोर्डिंग स्कूल की बातें याद आते ही वो गुस्से से भर उठा था। अद्वैत अस्थाना आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, ना ही किसी के लिए रुका था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करने को कहने की, वो भी 1 महीना। अद्वैत को सोच कर ही गुस्सा आ रहा था। वो शराब गिलास में डालने की बजाय सीधा मुंह से बोतल लगाकर पीने लगा। उसका गुस्सा जब उसकी सहन से बाहर होने लगता, तब वो शराब के साथ सिगरेट भी पीने लगता। उसे अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए सिगरेट की तलब सी उठती थी। वो बोतल हाथों में पकड़े सीढ़ियों से होता हुआ अपने स्टडी में जाने के लिए मुड़ा। तभी एक कमरे के आगे उसके कदम ठिठक गए। वो कमरा उसके लिए एक कमज़ोर कर देने वाली कड़ी जैसा था, मगर अभी वो वहाँ जाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। तो वह अपने कदमों को जबरन अपने कमरे की तरफ घुमाए और ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकालकर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। अपने गले में बंधी टाई की नॉट ढीली करके वो पीछे की तरफ से टिकाकर बैठ गया। उसकी कंजी आंखों में आज गुस्से और नफरत के साथ एक अलग भावना भी थी, जो बेबसी की थी। वो पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कर सकता था, बस एक जगह आकर ही बेबस हो जाता था। बोर्डिंग स्कूल याद करते ही उसकी दिमागी नसें तनने लगीं। समझती क्या है वो अपने आप को? उसकी इतनी जुर्रत कि वो अद्वैत अस्थाना को इंतजार करवाए। वो सिगरेट का गहरा कस लेने के बाद बोला, बहुत पछताएगी वो, बहुत। जाने अतीत की कौन सी परतें छुपाए था अद्वैत, जिसके खुलने के लिए वो खुद भी अभी तैयार नहीं था। वो बस अगले महीने की तारीख का इंतजार करने लगा। जाने कौन सा तूफान उठने को था। वहीं दूसरी तरफ द नंबर यू हैव डायल, अद्वैत का मोबाइल बंद आ रहा था और रितेश समझ गया था कि वह अब अकेला रहना चाहता है। उसने घर के किसी स्टाफ को अद्वैत पर ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि वह नशे की हालत में घर में तोड़फोड़ मचाए रखता था। उसने महेश को फ़ोन किया, जो काफ़ी वक्त से अद्वैत के घर काम कर रहा था। सर, साहब ने सबको बाहर भेज दिया। डैम, इट्स ओके, मैं देखता हूँ। रितेश ने अद्वैत के पास जाना ही सही समझा। रितेश और समीर अद्वैत के फार्म हाउस में रहते थे, क्योंकि रितेश अद्वैत का खास था और समीर रितेश का भाई होने के नाते उसके साथ रहता था। वो जैसे ही उसके घर के आगे खड़ा हुआ, दरवाज़ा लॉक देखकर परेशान हो गया कि अब क्या करना है। उसने फ़ोन ट्राई किया, पर अद्वैत ने फ़ोन बंद कर रखा था। ओह गॉड, क्यों आती है 25 तारीख? रितेश बड़बड़ाता हुआ बैकयार्ड में बने पीछे के दरवाजे से जाने लगा। यह एक खुफिया दरवाज़ा था आस्थाना बिल्डिंग में घुसने का, जिसका पता भी अद्वैत ने सिर्फ रितेश को बताया हुआ था। रितेश अंदर चला गया और हॉल में गया तो उसकी नज़र टूटे गिलास और बोतलों पर गई। हो गया काम। वो ऊपर जाता हुआ उसे आवाज़ देने लगा, अद्वैत सर। आखिर में वो उसके कमरे तक जा पहुंचा था। वहाँ बिखरे से कमरे में वो खुद भी बिखरा हुआ लेटा सा बिस्तर पर लेटा था। नज़दीक जाके देखा तो उसकी आंखों से डर लगने लगा। गुस्से में बेहद लाल
वो खामोश सा छत की तरफ देख रहा था। सर, वो हौले से बोला। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अद्वैत उसी अंदाज में ऊपर देखता हुआ बोला। सर, रात के 1 बज रहे हैं, आप सो जाइए। और यह, वो शराब की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला। ये मुझे दीजिए। आई सेड लीव मी अलोन रितेश। वो इस बार उठकर बैठा था। क्यों सहते हो आप इतनी तकलीफ? कुछ बताते क्यों नहीं? जब भी वहाँ से लौटते हो, आप अद्वैत अस्थाना हो, आपके कहने भर पर सब हो जाएगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान का बस नहीं चलता, और वो जगह उनमें से ही एक है। उसकी आवाज़ में गहराई थी। सर, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। यू मे लीव। आखिर कब तक सबको यूं जाने दोगे आप? रितेश, अद्वैत लड़खड़ाया, पर गिरा नहीं। सर, संभाल के, आप नशे में हो। वो उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। कोई भी नशा मुझे गिराने की हिम्मत नहीं रखता। आई एम फाइन। वो नशे में भी पूरे होश में खड़ा रह सकता था। वो खिड़की के पास जाकर सिगरेट पीने लगा। सर, मैं यहाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। उसके जाने से पहले ही अद्वैत बोला। कल की सारी मीटिंग्स का शेड्यूल मुझे भेजो। मुझे बहुत से काम करने हैं कल। सर, वो चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अद्वैत को कुछ भी कहना बेकार था। हाँ, यह बात सही थी कि अद्वैत पर किसी नशे का असर नहीं होता था, क्योंकि वो सबको अपने बस में करना जानता था। वो अपने आप को संभालने की पूरी हिम्मत रखता था। वो चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सुहाना, अंजना अद्विका की बात मानकर हॉस्टल आ चुकी थी। अद्विका ने उन दोनों को जॉब वाली बात बता दी थी, जिस पर वो बहुत नाराज़ भी हुई, पर अद्विका ने अपने तरीके से मना ही लिया था। तू क्यों गई वापस वहाँ? मुझे जॉब की ज़रूरत है, और वैसे भी मैं किसी से दबकर नहीं रहने वाली। मुझे अपनी जगह बनानी आती है। पर पर कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा। ट्रस्ट मी। रात बहुत हो गई है, अब तू रेस्ट कर ले। अद्विका सुहाना को कंबल उड़ाते हुए बोली, और पास ही के बिस्तर पर खुद लेट गई। अद्विका करवटें बदलते हुए अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। अद्विका एक मिडिल क्लास लड़की थी, जो डांस स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती थी, जिससे उसका खुद का खर्च भी मुश्किल से निकल पाता था। उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, पर उसे पता नहीं था कि भगवान इस तरह उस पर मेहरबान होंगे। उसकी माँ तो उसे अपनी बहन की डिलीवरी के वक्त ही छोड़ गई थी, और साथ ही वो इकलौती संतान रह गई थी। उसका तो जैसे बचपन ही छिन गया था। फिर जब से उसने होश संभाला था, तब पापा शराब के नशे में धुत रहते थे। वो बोर्ड एग्जाम में थी कि उसके पापा का लीवर खराब होने से वो भी उसे छोड़कर चले गए। साल भर तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाई थी कि जिंदगी किस मोड़ पर चली जा रही थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया था। चाचा चाची ने उसे अपने साथ रखा, पर जैसे जैसे वो समझदार होने लगी, उसे चाची घर खर्च गिनाने लगती या अपने एहसान जताने लगती। उसे एहसास कराया जाता कि वो उनके लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है। एक वक्त पर आकर अद्विका ने भी अपने पैरों पर खड़ा होने का तय कर लिया था, और मुंबई आ गई थी। फिर यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई ख़त्म करके वो ग्रेजुएट डिप्लोमा ले चुकी थी, और अब डांस स्कूल में डांस सिखाकर अपनी हॉस्टल का खर्च उठा पाती थी। साथ ही ऑफिस वर्क सीखने के लिए कोई कोर्स कर रही थी। उसने चाची के घर उस दिन के बाद से ही जाना छोड़ दिया था, जब उसकी चाची ने सीधे न कहकर भी ये कह दिया था कि उसके लिए अब जगह नहीं है, क्योंकि उनके बेटे की शादी के बाद घर में एक सदस्य बढ़ जाएगा, और चाचा जी की कम आमदनी में इतने लोगों का खर्चा नहीं चल पाएगा। अद्विका उसूलमंद लड़की थी। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जान से ज़्यादा प्यारी थी। बस तब का दिन था, और आज का दिन था। वह खुद को अनाथ ही बताने लगी, और घर वालों के होते हुए भी कॉलेज के हॉस्टल में रहती, जहाँ उसकी 2 सहेलियाँ बन चुकी थीं, सुहाना और संजना। दोनों उसे अपनी बहनों की तरह मानती थीं। फिर जिंदगी जिसे खून के रिश्ते नहीं देती, उन्हें अपनेपन वाले रिश्ते देने में जरा भी कसर नहीं छोड़ती थी। उन दोनों ने इतने वक्त से उसका साथ दिया था, तो अब सुहाना को ज़रूरत थी, तो वो कैसे उन्हें मना करके जाने देती। अद्विका ने इसलिए आस्थाना इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने का फैसला लिया। इसको बिल्कुल दरकिनार करते
कि वो जाने कैसे अद्वैत जैसे बदतमीज और मगरूर इंसान को बर्दाश्त कर पाएगी। अद्विका अगले दिन वक्त से पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने रात को ही तय कर लिया था कि वह अद्वैत से उलझेगी ही नहीं, बस अपना काम करेगी और वापस लौट आएगी। अब आगे देखना था कि ये कहाँ तक संभव हो सकता था। वो ऑफिस के कलीग से दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उसे काम समझने के लिए किसी न किसी की मदद तो लेनी ही थी। वो रोहन के पास जाकर कुछ ज़रूरी डिटेल्स नोट करने लगी, क्योंकि उसे अद्वैत का आज का शेड्यूल भी बनाना था। सबको लगा था कि शायद आज भी अद्वैत ना आए, क्योंकि वो अक्सर 25 के अगले दिन लेट तक आता था या घर से काम कर लेता। उसका 25 तारीख वाला रहस्य कोई जान ही नहीं पाया था और ना ही कोई जानना चाहता था। सब उससे सीमित दूरी बनाए रखना ही सही समझते थे और सब खुश भी होते कि वो साल में कम से कम कोई एक छुट्टी तो ले। पर आज जाने क्या बात थी कि वह दिन की शुरुआत में ही आ गया था। रितेश उसके पीछे आ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। रोज की तरह सारा स्टाफ उसे खड़े होकर विश करने लगा। अद्वैत अपनी ही अकड़ में रुका। मुझे डेली विश करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब अपने काम में अपना 100% दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा आपने मुझे विश किया है। वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर ही कह देता जिसकी वजह से सभी की सुबह खराब हो जाती। सारे उतरी हुई शक्ल के साथ यस सर कहकर अपनी जगह बैठ गए और वो अंदर चला गया। रितेश, मुझे आज की सारी डिटेल्स मेरी डेस्क पर। उसके बाद पूरी करने के साथ ही उसकी नज़र सामने पीठ के खड़ी लड़की पर जा ठहरी। तुम? वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह चौंका। सर, यह आपका आज का फुल डे शेड्यूल है। सारी मीटिंग, सारी डिटेल्स, सब। अद्विका भी उसे देखकर नाखुश ही थी, पर उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, रितेश, ये यहाँ कैसे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो बिना उसे सुने ही रितेश की तरफ पलटा। सर। रितेश खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझता था। नो एक्सक्यूजेस। तुमने इसे। वो आपे से बाहर होता उससे पहले ही रितेश ने बोलने की गुस्ताखी की। सर प्लीज, अब वापस नहीं। आई एम सॉरी बट मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। बहुत इंटरव्यू लिए पर कोई समझ ही नहीं आया, तो मैंने इसे कल जॉब पर रख लिया है। उसके मुंह से अचानक यही निकला, जिसे सुनकर वो भौंहें उठाकर उसे देखने लगा। ओह रियली? तुम मुझे बता रहे हो? नो सर, बस रिक्वेस्ट है कि गिव हर वन मोर लास्ट चांस एंड आई विल मेक श्योर कि अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो अपना लहजा बदलते हुए बोला। आई एम राइट मिस अद्विका? रितेश ने उसे पूछते हुए बोला, तो अद्विका ने हामी भर दी। वो भी अब बात आगे बढ़ाकर कोई नया तमाशा नहीं चाहती थी। मुझे रितेश से बात करनी है, अद्वैत ने अपनी चेयर की तरफ बढ़ते हुए कहा, जिसका साफ मतलब था कि उसे वो बाहर भेजना चाहता था। सुनकर अद्विका बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही अद्वैत रितेश पर फटता उसके पहले ही। सर सर, मैं परेशान हो गया इस पूरे वीक में। अब मैंने आपको बिना बताए अद्विका को आपकी सेक्रेटरी की जॉब पर रखकर खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। प्लीज़ सर, मुझे जॉब से निकाल दीजिए। रितेश इमोशनल होकर बोला, तो अद्वैत उसे देखता रह गया। बंद करो अपना ड्रामा। कहीं नहीं जा रहे हो तुम? और वो लड़की? सर, अद्विका, रितेश बीच में बोला। जो कोई भी, मुझे उससे बहस करने में अपना कीमती वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना है। मैं क्या? वो खुद एक हफ्ते में ही ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। हूँ। अद्वैत अस्थाना के सामने कौन टिक पाया है? अद्वैत ने यह बात जोर से कही थी। वहीं रितेश ने अपने मन में, वो उसे काफ़ी हद तक जानता था, इतना कि उसकी बातें उसे याद हो चुकी थीं। अद्वैत का अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस था। उसकी बहुत सारी कंपनीज थी शहर में और शहर के बाहरी जगहों में भी। फूड प्रोडक्ट एजेंसी तो उसने हाल ही में शुरू की थी। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी वो अपने नाम करने ही वाला था और देखते ही देखते सारी कंपनीज उसे रातों रात और कामयाब बना रही थी। उसका नाम और काम दोनों ही बोलते थे। लोगों को मानना पड़ता था कि उसके जैसा कोई नहीं था जो अकेला इतना सब संभाल पाने की योग्यता रखता था। वहीं अद्वैत हर महीने अपनी सारी कंपनीज का खुद चक्कर लगाता और समय बराबर ध्यान रखता। उसे मालूम था कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बनाए रखना नाम कमाने से ज़्यादा मुश्किल था। वहीं अद्वैत ने अद्विका की मौजूदगी पर
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसका बड़ा कारण यह भी था कि वो पिछले दिन की बातों से काफ़ी थक गया था और अब उस लड़की के रूप में वो कोई नया ड्रामा नहीं चाहता था। अगर वो सबसे उलझने लगा तो लोगों को लगेगा कि वो उनके लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहा है। अद्वैत अपना वक्त इस वक्त अपने बिजनेस में और नए प्रोजेक्ट में लगाना चाहता था। वो अद्विका की रखी गई सारी फाइल्स चेक कर रहा था। अद्विका ने सारी डिटेल्स अच्छी तरह मैनेज करके उसे रिपोर्ट दी थी, पर अद्वैत का अहंकार उसे किसी की तारीफ करने की इजाज़त नहीं देता था, और उस लड़की की तो बिल्कुल नहीं, जिसको वो पहली नज़र से नापसंद करता था। अद्विका का कैबिन उस पर नज़र रखने के हिसाब से अद्वैत के ठीक सामने ही बनाया गया था, पर वो उसे नज़रअंदाज करती हुई बाहर हॉल की तरफ निकल गई। वो खुशमिजाज लड़की थी, जिंदगी से भरी हुई। वो यहाँ सबसे खुलने में ही भलाई समझती, क्योंकि कहा जाता है जिनके साथ काम करते हो उनमें तालमेल बनाए रखना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है। हेलो मिस न्यू सेक्रेटरी। समीर के पास खड़े 3-4 लड़के अद्विका को नज़र भर देखकर बोले। हेलो, उसने औपचारिकता पूरी की। सैंडी, उसके बोलने से पहले ही समीर ने आंखें निकाली थीं, पर तब तक वो कलीग्स के लिए जानने का विषय बन चुका था। हे गाइस, ये अद्विका है। एज ए सेक्रेटरी तो आप जानते हैं ये मेरी फ्रेंड भी है। सब उसे देखने लगे। वो खूबसूरत थी, इतनी कि देखने वाला उसे एक बार और देखना चाहे, पर फिर भी बाकियों को उससे प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि उसके आने पर उनके दोस्त की जॉब चली गई थी। इतनी भी दिलचस्प नहीं, रॉकी ने बेवजह कमेंट करके अपनी जॉब खोई। अद्विका के जाने पर किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, जो उसे सुनाई दे गया। ऐसा है ना, दिलचस्पी लेने की कोशिश आप भी मत ही कीजिएगा, नहीं तो अगले रॉकी आप भी हो सकते हैं। वो बेफिक्री अंदाज में बोली और आगे निकल गई, और पीछे वे अपना सा मुंह लिए रह गए। वो सब वैसे भी उससे दूर ही रहना सही समझते थे, क्योंकि उसके शुभ कदम पड़ने के पहले दिन ही एक एम्प्लॉय अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। बाकियों को ऐसी हरकत नहीं करनी थी जिसकी वजह से उनके साथ भी कुछ ऐसा हो। मे आई कम इन? उसने इजाज़त ली, पर अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर कपूर के साथ आपकी एक मीटिंग होने वाली है शाम को, और अभी आपको मिस्टर मित्तल के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करना है। आई नो। कुछ और है तो बताओ, वो उसे बिना देखे ही बोला। वो सर में आई, तब तक रितेश आ चुका था। वो टैब अद्वैत के सामने करते हुए उसे दिखाता, उससे पहले ही वो बोला, यस रितेश, मुझे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए एक मीटिंग करनी है। जी सर, तो मीटिंग रूम में सबको बुलाओ राइट नाउ। जी सर। तुम नहीं, ये लड़की करेगी। अद्विका ने घूरकर उसे देखा और बोली, अद्विका नाम है मेरा, जाकर अपना काम करो। वो रूखेपन से बोला और लैपटॉप में कुछ देखने लगा। रितेश अद्विका की शक्ल देखकर बता सकता था कि उसे इस वक्त कितना गुस्सा आया था। वो उसे आंखों से ही बाहर जाने को कहने लगा। अद्विका बाहर निकलकर सबको इस बात की इन्फॉर्मेशन देने लगी। कुछ ही देर में सभी प्रेजेंटेशन रूम में मौजूद थे। अद्वैत के आने पर सभी खड़े हुए। अद्विका अद्वैत की कुर्सी के जस्ट पीछे ही खड़ी थी, ताकि वो उसके कुछ कहने पर तुरंत वो चीज़ नोट डाउन कर ले। अद्विका ने प्रेजेंटेशन बोर्ड पर पहले ही वो सारी डिटेल्स सेट कर दी थी, जो अद्वैत को प्रोजेक्ट समझाने के लिए चाहिए थी। मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, अद्वैत बिना उसे देखे बोला और बोर्ड की तरफ बढ़ गया। मैं मोहन भैया को। मेरी सेक्रेटरी मोहन है कि तुम? वो धीमी आवाज में भी जबड़े कसे बोला, तो अद्विका कुछ नहीं बोली और चली गई। रितेश सब समझ गया था कि अद्वैत के दिमाग में क्या चल रहा था। काफी सर्व करने का काम दे दिया अकड़ू ने, फिर मुझे खुद की सेक्रेटरी क्यों कहा? हूँ, दोगला इंसान। सेक्रेटरी कब ये करने लगी? वो बड़बड़ाती हुई कॉफी काउंटर के पास चली गई। मुझे भी तो देखना था प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, नए आइडियाज़ पर काम कैसे किया जाता है। हूँ, मैं देखूंगी तो ज़रूर। वो काफ़ी लेकर फटाफट चली गई। यस, हियर हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमने हाल ही में हायर की है, उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा है। उस प्रोजेक्ट में मुझे आप सभी के अपने अलग अलग आइडियाज़ जानने हैं।
जिसका भी आइडिया मुझे बेस्ट लगा मैं उसे आगे ले जाने का सोचूंगा। अद्वैत प्रेजेंटेशन बोर्ड पर सभी को प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहा था। तभी अद्विका बेधड़क सी रूम में दाखिल हो गई। फिर अद्वैत की काफ़ी रखकर सब समझने की कोशिश करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि सब कोई उसे ही देख रहा था। अद्वैत बोर्ड की तरफ ही देखकर बोला, मेरी परमिशन ली आने से पहले? सॉरी सर, यू शुड बी आउट। सर, वो बेयकीनी से देखने लगी। रितेश उसे आंखों से ही बाहर जाके वापस आने को कहने लगा तो वह खड़ी होकर वापस चल दी और इस बार फिर से दरवाजे पर दस्तक देकर बोली, मे आई कम इन सर? नो, अद्वैत ने कहा और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। यह हाई लेवल की बेइज्जती थी अद्विका की, वो भी इतने स्टाफ के सामने, मगर वो कुड़कर रह गई। उसे अद्वैत के व्यवहार का अब आदी होना ही था, तो हर बात पे तलवार लिए भी तो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो वह पेन पेपर लेकर बाहर से ही सब सुनने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अद्वैत भले ही अभी उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, पर मीटिंग खत्म होने के बाद वो सारी चीज़ें उसे रिटर्न में मांगेगा। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। मीटिंग 2 घंटे तक चली थी और अद्विका लगातार खड़ी थी। रितेश समीर को बुरा लगा, पर वो हर बार कुछ बोल भी नहीं सकते थे। यस, एवरीथिंग इज क्लियर, अद्वैत ने सभी से कहा, तो सभी ने यस सर कहकर हामी भर दी। ओके देन, मीटिंग इज ओवर, वो बोला और हवा की तरह अद्विका के पास से गुजर गया। पास से निकलने पर उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू का झोंका अद्विका के जहन में बस गया था। उसकी स्टाइल, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हर चीज़ काबिले तारीफ थी। उफ, ये क्या सोच रही है? अद्विका ने सिर झटका और तुरंत बैठने के लिए कुर्सी खींचनी चाहिए। तभी उसका बुलावा आ गया। यस, यू गर्ल, कम इन माई केबिन। यार, ये नहीं सुधर सकता ना? वो गुस्से में उठी और आगे चल दी। जो जो पॉइंट्स मैंने मीटिंग में डिस्कस किए, ये रहे सर। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो फाइल आगे करती हुई बोली, तो अद्वैत उसे देखने लगा। इस वक्त वो खुले बेतरतीब बालों में थकी हुई सी उसके सामने खड़ी थी। अद्वैत को जाने क्या सूझा, वो अगले ही पल बोला, सिट, इसे प्रॉपर्टी बनाकर मुझे अभी मेल सेंड करो। अद्विका की त्योरियां ही चढ़ गई थी। वो इतना लिखी, उसका कोई मायना नहीं, उसे यह सब अब टाइप भी करना होगा। मगर शुक्र था कि उसने बैठने को कहा। अद्वैत अपनी बात पे गौर करने लगा तो उसके मन से आवाज आई, ये कौन सी दया जाग गई, और वो भी इस लड़की के लिए? वो अगले ही पल बोला, अपने केबिन में जाकर करो इसे। अद्विका पल भर में रंग बदलते उस गिरगिट को देखती रह गई और उठने लगी। तभी अद्वैत लैपटॉप के पीछे से झांकता हुआ बोला, नहीं, अभी करो इसे ऐसे ही। अद्विका का दिल कर रहा था कि या तो वो अद्वैत का सिर फोड़ दे या अपना पीट ले। वो बेमन से खड़ी हुई ही काम करने लगी। तब जाकर अद्वैत को सुकून सा मिला कि वही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है और वो बदलने वाला इंसान भी तो नहीं। सबके घर लौटने से पहले अद्वैत ने एक फाइनल मीटिंग रखी थी, जिसमें उसने आश्रम बनवाने का फैसला सुनाया था। उसके बताए अनुसार यही लग रहा था कि वो काम तो काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, पर अद्वैत को उसके लिए नए आइडियाज़ चाहिए थे, जिसके लिए भी 2 दिनों का वक्त दिया गया था। अद्वैत बहुत क्रिएटिव माइंड की थी। वो अद्वैत की बात सुनकर ही प्रेजेंटेशन के लिए आगे और भी नए नए आइडियाज़ सोचने लगी। उसने पता किया था कि वह कंपनी फूड मेकिंग कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेके ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोचने वाला है। ऑफिस से फ्री होने पर वो घर जाकर भी उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगी, जबकि उसे तो वो काम दिया गया भी नहीं था। वो बस अद्वैत के सामने अपनी जगह बनाकर दिखाना चाहती थी, जो वो सोच भी नहीं सकता, ताकि वो उसे इस तरह से पेश ना आए कि उसका काम सिर्फ उसे उसका शेड्यूल बताने जितना, डिटेल्स बताना या चाय कॉफ़ी देने जितना ही नहीं। उस अकड़ू की तो मैं समझता क्या है खुद को, पूरे दिन चैन से बैठने भी नहीं दिया। अद्विका अपने पैर खुद ही दबाते हुए बोली, एक नंबर का दुष्ट इंसान है वो। मन तो कर रहा था भर भर के सुनाऊं, मगर कहने से क्या होगा, करने से होगा। मैं ऐसा आइडिया बनाऊंगी कि मुझे मानना ही पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए वो फिर से अपने काम में लग गई। क्या हो रहा है? सुहाना, जो काफी वक्त से लेटी हुई उसे देख रही थी, अब पूछ बैठी।
बस ऑफिस का काम, वो बहाना बनाकर बोली। इतना कौन काम देता है? वो जो तुझे घर आकर भी करना पड़ता है। उसने नहीं दिया तो? मैं बस करना चाहती हूँ यार। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा एरोगेट है। मैं उसे कोई भी चीज़ बताऊँ तो बोलता है आई नो। कुछ और है तो बताओ। हूँ, हाथ दर्जे का खड़ूस है वो उसके अंदाज में बोली तो सुहाना को हंसी आ गई। यार, हाथ दर्जे का हसीन बोल दे। अच्छा, मुझे तो बस ये बता दे कि वो कवर मैगजीन में जितना हॉट दिखता है उतना सच में है क्या? वो अचानक उठ बैठी और दिलचस्पी दिखाती हुई बोली। तभी अध्यापिका को अद्वैत की मीटिंग वाला लुक याद आया। जो भी हो, उसकी पर्सनालिटी सामान्य नहीं थी। वो खुद भी कहाँ सामान्य था। हाँ, वो उससे कुर्ती रहती थी, पर वो ये नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी कि वो सच में आकर्षक था। फिर आज उसका नज़दीक से निकलने पर वो परफ्यूम की खुशबू, वो ये सब सोचते हुए ही बोली। हाँ, वो तो उससे ज्यादा। अद्विका ने दांतों तले जीभ दबाई। तब ध्यान गया कि वो क्या कहने वाली थी। ओह, इससे भी ज्यादा? संजना भी अब तक आ चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर का बदतमीज इंसान है वो, जिसे किसी की भी नहीं पड़ी। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अद्विका पीछा छुड़ाने के लिहाज से बोली तो वो दोनों हंसने लगी। तुम दोनों का वो इवेंट कैसा गया, ये बताओ तो। वो बात बदलने लगी। अरे यार, सुहाना को तो महीने भर का बेड रेस्ट बता दिया। जाने अब मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। उसने अपनी परेशानी बताई। तू कोशिश कर, हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हो तो मुझे बताना। मैं ऑफिस से आने के बाद शाम को तेरे साथ चल ही सकती हूँ। अद्विका ने सुझाव दिया। नहीं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर देखती हूँ यार, कहकर संजना मोबाइल में कुछ देखने लगी। फिर किसी को फ़ोन मिलाने के बहाने बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत थका हारा शाम तक लौट आया था। आज के नए प्रोजेक्ट में उसे काफ़ी मेहनत करनी थी। वो फ्रेश होने के बाद अपने महल से घर में टहलता हुआ हॉल की तरफ आ गया। दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र पड़ी तो वह नीचे चला गया। इस वक्त अपने घर में आलीशान से डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा था और सबको ध्यान से देख रहा था। सारे लोग अनजान ही थे उसके आसपास। अपना कहने के लिए तो उसका सुकून भी उसके साथ नहीं था, फिर शख्स का होना तो बड़ी बात थी। वो कुछ सोच ही रहा था और पास ही खड़ा सर्वेंट उसके आदेश के इंतजार में था कि वो कब बोले और कब वो खाना सर्व करे। सर। हाँ, वो खोया हुआ सा बोला। सर, खाना। वो उसका रवैया भूला नहीं था। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जा सकते हो, वो बोला और उठने लगा। अरे साहब, आपके पसंद की साबूदाने की खीर बनाई है, नहीं खाएंगे? पीछे से एक सर्वेंट सफ़ेद क्रॉकरी बाउल में खीर लिए आ रहा था। महेश, जो काफ़ी वक्त से अद्वैत का कुक था और वो इतने वक्त में इतना तो जानता था कि उसे कब और कैसे बात करनी थी, रोकने की कोशिश में कहा तो अद्वैत के कदम रुक गए। वो कुर्सी खींचकर वापस बैठ गया और बाउल को गौर से देखने लगा। फिर अचानक ही बोला, ओके, डाल दीजिए। महेश ने कांपते हाथों से उसे सर्व किया और पीछे हट गया और सबको किचन में जाने का कह दिया। अद्वैत ने जैसे ही एक निवाला मुंह में रखा, उसके दिमाग में जाने कौन सी यादें तैरने लगीं जो उसे अपने साथ खींच ले जाना चाहती थी। यम, कितनी टेस्टी खीर है। हाँ, होगी ही। मैंने अपने हाथों से जो बनाई है। झूठे हैं आप, ये तो। अचानक उसके कानों में दो तीन लोगों की आवाज़ एक साथ गूंजने लगी थी, जो उसके लिए अनजान बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो उसके जहन में कैद रहती थी। वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही अगले पल उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया और उस निवाले को जबरन गले से नीचे उतारा। अकेलेपन का ये आलम कुछ ऐसा था कि उसकी मनपसंद चीज़ भी उसके हलक से नीचे नहीं ढल पा रही थी। नतीजन वो बुरी तरह खांसने लगा था। साहब, महेश करीब आता, मगर उसने हाथ के इशारे से रोक दिया और बिना खाए ही बाउल लिए ऊपर की तरफ बढ़ गया। साहब, कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे भला? दुनिया की नज़र में ये जितने सख्त हैं, असल में उतने ही मोम के बने हैं ये। बस ज़रूरत है तो इस मोम को पिघलाने वाले की। जाने क्या होगा आगे इनके साथ। वो उसे जाता देख अफसोस में बोला। महेश उसका सर्वेंट था, पर अद्वैत रितेश के बाद घर में उसकी ही बात मानता था। वो काफ़ी वक्त से उसके लिए काम कर रहा था, तो जाहिर है अद्वैत के जीवन के सुख दुख, उसमें आने वाले पड़ाव और इंसानों के बारे में महेश भी जानता था।
अद्वैत को वो दो नजरिए से देख चुका था, जिसमें एक तो वह मोम था और दूसरे में शक्ति का लिबास ओढ़े पत्थर का पुतला। अद्वैत अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। वो जब भी अकेलापन महसूस करता था तब म्यूजिक सुनता था। दुनिया की नज़रों में जो पत्थर दिल इंसान था, उसका दिल भी किसी बात के लिए घुटता था और धड़कने की कोशिश करता। पर अद्वैत बड़ी सफाई से उसे शराब के जरिए या सिगरेट के धुएं में उसे दबा देता था। पर आज वो सिगरेट या शराब का सहारा लेकर नहीं, बल्कि संगीत के जरिए इसे मिटाना चाहता था। पर मिटने से पहले इसे जी भर के याद भी करना चाहता था। उसे पुराने गानों और गज़लों का शौक था, और वो भी कुछ इस तरह कि वो उसे पुराने अंदाज में ही सुनता था। रॉकिंग चेयर पर लेटा वो गज़ल के बोल महसूस करने लगा। वो अपनी भावनाओं को लेकर इस तरह बन चुका था कि उसके सख्त चेहरे पर भी एक सिकन नहीं आ पाती थी। उसका चेहरा सदा एक सा ही रहता था, जहाँ कभी कोई भी इमोशन देख पाना मुश्किल हो जाता था। वो नींद के आगोश में जा चुका था। वो कहते हैं ना कि लोग थकने पर सो जाते हैं, मगर अद्वैत तो अपनी पुरानी बातों से, यादों से थक चुका था कि उसकी नींद कहीं खो सी गई थी। यह तो शरीर की जरूरत की पूर्ति के लिए वो सो जाता था, वरना उसकी नींद तो आज से 1 साल पहले ही उड़ चुकी थी, जो अब तक नहीं लौट पाई। अपनी जिंदगी में सुकून और चैन जैसे शब्द वो चाह कर भी नहीं ढूंढ पा रहा था। अद्वैत सुबह जल्दी उठकर जिम जाता था। उसके उठने पर ही सुबह हुआ करती थी, पर आज 9 बजे तक भी वो नहीं जगा था, जो नीचे मौजूद हर स्टाफ के लिए चिंता का विषय था। वो खड़ूस जरूर था, पर उनका मालिक होने के नाते सब उसकी खैरियत ही चाहते थे। सब जानना चाहते थे कि वो नीचे क्यों नहीं आया, मगर किसी की हिम्मत कहाँ थी कि उसकी मान में जाकर उसका हाल पूछ ले। महेश सर, आपको जाना चाहिए, एक ने घबराते हुए कहा। हाँ, सही कहा। इनके जाने से वो कम गुस्सा होंगे। सर्वेंट आपस में बातें कर रहे थे। नहीं, मैं कैसे? बिल्कुल नहीं। कल साहब को जिद करके मैंने ही खीर खाने को कहा था। हे भगवान, कहीं मैंने उसमें गलती से भी कुछ डाला तो नहीं? उसे इस वक्त खुद पर भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सच में कहीं कुछ? सब भौचक्के रह गए थे। दिमाग खराब है तुम लोगों का। मैं ये सब करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। उसने गलत ना होने पर भी सफाई दी। तो फिर जाइए ना, मैं रितेश सर को बुलाता हूँ। वो फोन मिलाने लगा, पर खराब मौसम की वजह से फोन नहीं लग रहा था। वहीं अद्विका ने पूरी तैयारी कर ली थी प्रेजेंटेशन की। उसे यकीन था कि उसका आइडिया काम करेगा, मगर जैसे ही काम खत्म करके बाहर का नज़ारा देखा तो टेंशन में पड़ गई। मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और उसे आज जल्दी जाना था। रितेश ने सुबह उसे जल्दी पहुंचने का मैसेज करके बताया था, मगर जैसे भी हो, जाना तो था ही। वो सोचकर तैयार होने लगी। डैम, सर को क्या हुआ? वो कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था। महेश ने रितेश को खबर कर दी थी। कहाँ है सर? वो आते ही बोला। वो वो ऊपर, उसने इशारा किया। तुम सारे के सारे पागल हो। किसी इंसान को देखने के लिए उसके पास तक भी नहीं जा सके कि वो जिंदा है या। उसे कहते कहते गुस्सा आने लगा था। सर, वो, महेश ने कुछ कहना चाहा। बोलिए। वो सर ने कल। क्या? फिर से शराब? उसने अंदाजा लगाया। नहीं, वो साबूदाने की। वो फुसफुसाया। ओह सिट, क्या करते हैं आप? अंकल, सर को एलर्जी है, आपको पता नहीं क्या? रितेश बाबा, वो सर कल बिना खाए ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ तो। रुकिए, मैं ही करता हूँ कुछ। रितेश अपना सिर पकड़े चल दिया। उसके कमरे का दरवाजा खोला तो वह सोफे पर लेटा हुआ था। वो नींद में था कि बेहोश, यह कह पाना मुश्किल था। जैसे ही वे आगे पहुंचे उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। सर, रितेश चिल्लाया। वो अपना फोन संभालने लगा। वो जल्दीबाजी में डॉक्टर को भी नहीं लाया था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। रितेश डॉक्टर अग्रवाल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अद्वैत का फैमिली डॉक्टर था, पर उन्होंने बताया कि वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते मुंबई से ही बाहर गए हुए हैं। अब रितेश के पास यहीं किसी के डॉक्टर को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद किसी को पिक करने जाता, यह मुमकिन नहीं था, तो उसने किसी के जरिए ही घर पर बुलाना ठीक समझा। वो किसी को फ़ोन करता कि तभी उसके पास अद्विका का कॉल आ रहा था।
उसने बिना उसे सुने ही कह दिया, अद्विका लिसन, अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जी सर। तुम अभी आस्थाना बिला सर के घर डॉक्टर को भेजो, जितना जल्दी हो सके। पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। पर भर का टाइम नहीं है, कम फास्ट। उसने अपनी बात कहकर फ़ोन पटक दिया और अदर्त को बेड पर लिटाकर इंतजार करने लगा। बाहर बारिश जोरों पर थी और अद्विका रास्ते में। वो खुद ऑफिस नहीं पहुंच पा रही थी और अब रितेश ने उसे डॉक्टर बुलाने का कह दिया। ऐसे में वो क्या और कैसे करेगी। रितेश सर टेंस लग रहे थे। ये सुबह सुबह क्या हो गया उस अकड़ू को। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। भैया हॉस्पिटल ले लो। मैडम ज़्यादा किराया लगेगा। ड्राइवर मौके का फ़ायदा उठा रहा था। अरे ले लेना, चलो तो सही। उसने जैसे तैसे मनाया, पर वो आगे चलकर ट्रैफिक में फंस चुकी थी। लंबा जाम देखकर वो सोचने लगी, इसे क्लियर होने में तो 2 दिन लगेंगे। रितेश सर ने जल्दी आने को कहा था, तो शायद बात सीरियस होगी। भैया कितना दूर है हॉस्पिटल? बस यहाँ से तो कुछ ही दूरी पर है। ठीक है, आगे मैं चली जाऊँगी यहाँ से। वो बिना सोचे समझे उतरी, ड्राइवर को पैसे थमाए और पानी की तेज बहाव में गाड़ियों के बीच में से अपनी जगह बनाकर जाने लगी। मैडम कैसे जाएंगी आप? कैब वाला सोच में पड़ गया था। वहाँ अद्वैत को होश नहीं आ रहा था। रितेश ने अपने ऑफिस एम्प्लॉय को भी कह दिया था, पर बारिश तेज होने की वजह से सब जाम था और आने में सबको वक्त ही लगना था। ओह गॉड। अद्विका जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंची थी और डॉक्टर को ढूंढने लगी। डॉक्टर इमरजेंसी है, प्लीज चलिए। वो जल्दी से किसी केबिन में जाकर बोली। कहाँ? पेशेंट यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है? वो घर पर। दिमाग ठिकाने तो है मैडम, या मुंबई में नए हो? बारिश देखी है बाहर और आप घर चलने की बात कर रहे हो। कहकर वे जाने लगे। तो डॉक्टर आप भी सोचिए, कोई पेशेंट मर रहा होगा। वो जरा तेज बोली। मैडम यह हॉस्पिटल है, तो आप भी एक डॉक्टर हैं, भूल गए? कौन है पेशेंट जिसके लिए आप ऐसे कर रही हैं? अद्वैत अस्थाना। अस्थाना बिला जाना है। अच्छा ऐसा कहिए ना, चलिए। उसके भाव ही बदल गए थे, क्योंकि अद्वैत जानी मानी हस्ती था, जिसके पास पैसे के साथ पावर भी थी। उसका नाम ही काफ़ी था लोगों के लिए। वो फौरन तैयार हो गए और अद्विका देखती रह गई कि मतलबी दुनिया के मतलबी लोग किस तरह औहदे का लिहाज करते हुए ही उनके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। बजाय अद्वैत के कोई आम इंसान होता तो क्या डॉक्टर भरी बारिश में जाता? नहीं, अद्वैत का खौफ उसे ले गया था। अगर वो आज नहीं जाता और इसका पता अद्वैत को चलता, तो वह तो उसे बर्बाद ही कर छोड़ता। खैर अद्विका को इस वक्त जल्द से जल्द पहुंचना था। वो जैसे तैसे अद्विका अस्थाना विला पहुंच गई थी। दरवाज़ा डिजिटल लॉक था। अद्विका ने रितेश को फ़ोन मिलाया। वो आ चुका था। रितेश ने दरवाज़ा खोला तो ऑफिस का एम्प्लॉय रोहन खड़ा था और पास ही में डॉक्टर। उसे लगा रोहन ही उसे लाया था। वो उसे अंदर ले गया। अद्विका जो फ़ोन पर बात करने के लिए कुछ ही दूरी पर गई थी, वापस आने तक दरवाज़ा डिजिटल लॉक हो चुका था। वो समझ ही नहीं पाई कि यह कैसे हुआ। वो बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। रितेश डॉक्टर को ऊपर ले गया। डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए, वो उसका मुंह पोंछते हुए बोला। क्या खाया था इन्होंने लास्ट? साबूदाने की खीर। मिस्टर अस्थाना को फूड पॉइजनिंग हुई है। इन्हें एलर्जी है शायद साबूदाने से। वो चेक करके बोले। इन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, पहुंच ही नहीं पाए तो? अब अब तो आप अपने हिसाब से ही कीजिए, पर जल्दी। हाँ, ये किया जा सकता है। डॉक्टर ने उसे स्टमक क्लियर के लिए मेडिसिन दे दी थी, ताकि वो वॉमिट करे तो उसकी बॉडी से ये सब बाहर आ सके। रितेश के फ़ोन पर अद्विका का फ़ोन आ रहा था, पर वो रिसीव नहीं कर रहा था। एक तो उसे अद्वैत के लिए टेंशन थी, दूसरा गुस्सा कि वो वक्त पर डॉक्टर लेके नहीं आई। उसने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। अद्विका परेशान हो गई थी। अरे भैया, ये दरवाज़ा खोल दीजिए ना, मुझे अंदर जाकर देखना था। वो बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर बोली। अरे मैडम, आप कौन और कितनी देर से खड़ी हो? क्यों जाना है अंदर? हद है। अंदर जो आपके बॉस हैं, उनके लिए डॉक्टर लाई थी। अब डॉक्टर को अंदर ले गए और मैं यहीं रह गई। गार्ड को उसकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त
रितेश को बुलाने पर अंदर गया हुआ था। अरे मैडम, बहुत मिलते हैं ऐसे लोग जो अंदर जाने का बहाना बनाते हैं और फिर। ओ भाई साहब, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो बस एक बार रकड़ू को चेक ही करके आना था। सॉरी, मैं अंदर नहीं जाने दे सकता। ठीक है, मैं यहीं वेट कर लूँगी। अदका दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। उसे पता नहीं क्यों, पर जानना था कि अद्वैत कैसा है। वो इसके लिए बारिश में भी इंतजार कर सकती थी और कर भी रही थी। वहीं खड़ा गार्ड उसे घूरने लगा। कुछ देर के बाद अद्वैत की हालत में सुधार होने लगा था। वो बेहोश तो अब तक था, पर कोई खतरे की बात नहीं थी। तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाकर आराम करने की सलाह दी और जाने लगे। थैंक यू रोहन, आज तुम वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाता। थैंक यू किस लिए? वो नासमझी में बोला। डॉक्टर को लाने के लिए। नहीं, मैं उनको नहीं लाया था। मैंने तो अद्विका को लिफ्ट दी थी। वो बारिश में पैदल ही चली आ रही थी। पूछने पर पता चला कि यहाँ के लिए ही निकली थी। फिर डॉक्टर को देखा तब उसने बताया कि वो ही उन्हें हॉस्पिटल से लाई। पर कोई कैब नहीं मिली तो ऐसे ही आ रही थी। रोहन ने पूरी बात बताई। ओह, मतलब अद्विका ही लाई थी? हाँ, पर जब गेट पर मैंने देखा तब तुम ही खड़े थे। हाँ, क्योंकि वो कोई कॉल पिक करने बाहर गई थी। अरे मुझे लगा उसने मुझे कितने फ़ोन किए, मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैं देखता हूँ। रितेश के बाहर जाने तक अद्विका घर जा चुकी थी। उसे बुरा लगा था कि वह उसे थैंक्स भी नहीं कह पाया था, मगर उस वक्त वो कुछ सोचने समझने की हालत में था ही कहाँ। उसे लगा कि कहीं अद्वैत को कुछ ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत को होश आ गया था और सामने रोहन को पाया। रोहन ने भी मौका देखकर अपनी जगह बनाने का सोचकर अद्वैत के संशय को सच का नाम दे दिया था और अद्वैत के पूछने पर यह नहीं बताया कि अद्विका डॉक्टर लेकर आई थी। वो उसे जो समझ में आ रहा था वही समझने दे रहा था। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखकर बाथरूम में चला गया। बॉस की डिक्शनरी में सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द ही नहीं, बट कोई ना, मुझे अपनी जगह सिक्योर करनी थी और वो हो गई। आई होप ये झूठ पकड़ा ना जाए, रोहन बड़बड़ाया। कैसा झूठ? तब तक रितेश आ चुका था। कुछ भी तो नहीं। वो सर, अब मौसम कुछ ठीक हो रहा है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। वो पीछे छुड़ाते हुए वहाँ से निकल गया। अद्वैत को बेतहाशा वॉमिट हो रही थी। रितेश को फिक्र हो रही थी, पर डॉक्टर के हिसाब से ये ज़रूरी भी था ताकि उसका स्टमक क्लियर हो जाए। लास्ट में अद्वैत कमज़ोर सा बाथरूम से निकला और बिस्तर पर पस्त हो गया। रितेश से अद्वैत का यह हाल देखा नहीं जा रहा था। सर, क्या हो गया आपको? जिस चीज़ के लिए आप सब छोड़ देते थे। नॉट अगेन रितेश। वो रितेश की बात काटकर बीच में बोला। सर, मैं आपकी फेवरेट डिश साबूदाने की खीर की बात कर रहा हूँ। अद्वैत चुप हो गया। वो आपके फूड पॉइजनिंग की वजह कैसे? और अपनी कितनी अजीज और ख़ास चीज़ों से दूरी बनाएंगे? क्यों? जो हो रहा है ठीक है। इनफैक्ट मैं ठीक हूँ। यह बात अद्वैत ने मुंह फेर कर कही थी, क्योंकि यह सरासर झूठ था। क्योंकि सच में तो यह था कि नहीं था वो ठीक। और जाने अब कभी होगा भी कि नहीं। उसे ऐसे में ज़रूरत है ऐसे शख्स की जिसकी बाहों में बिखर कर वो कह सके कि नहीं, नहीं हूँ मैं ठीक और नहीं है कुछ भी ठीक। सही तो कह रहा था रितेश। एक वक्त वो था जब उसकी मनपसंद चीज़ें भी हुआ करती थीं, पर अब वो उनसे दूर भागने लगा था। क्या था वो और क्या बनता जा रहा था? सर, रितेश अद्वैत के करीबी था। वो उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। लीव मी अलोन, वो खींच गया। सर, आपको आराम की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ आराम, वो कहते हुए रुका था। मुझे आराम नहीं करना। मेरी मीटिंग शेड्यूल मेल करो मुझे। वो खड़ा होने लगा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नो, नेवर। उसने बड़े हक से उसे वापस बैठा दिया। आप आज ना ऑफिस जाएंगे और ना घर से काम करेंगे। उसके हुक्म चलाने पर वो उसे घूरने लगा। मैं बस जा रहा हूँ। वो उसके होने वाले गुस्से से पीछा छुड़ाते हुए भाग निकला। वो हर बार भावुक होकर ज़्यादा बोल जाता है, फिर उसे याद आता है
कि वो अद्वैत के सामने इतना नहीं बोल सकता। कभी किसी दिन अद्वैत अपनी पे आ गया तो शायद वो आगे से कुछ भी कहने का हक खो बैठेगा। वो नीचे स्टाफ को अद्वैत का ख्याल रखने का कहकर चला गया। पीछे अद्वैत उठा और बालकनी में सिगरेट पीने बैठ गया। उसे सुकून का दूसरा रास्ता निकालने के लिए यही एकमात्र जरिया मालूम था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।